बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ MTH 501 लीनियर अलजबरा। इस वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 कंप्लीट करूंगा मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए और मैं मेन टॉपिक्स कवर करूंगा। अगर आप डिटेल में एग्जांपल्स को सॉल्व करते देखना चाहते हैं तो आप मेन सीरीज़ इस लेक्चर MTH 501 की इसी चैनल आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग पर देख सकते हैं। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 विच लेक्चर नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के उनको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आई रो को बोल रहे होते हैं, जे कॉलम को बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल A12 का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम की एंट्री है। हमारे पास जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, वो इस तरह से हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो तमाम ज़ीरो होती हैं, और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं उनके अंदर ज़ीरो, नॉन ज़ीरो या ज़ीरोज़ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन डायगोनल एंट्री होंगी लेकिन वो तमाम ज़ीरो के बराबर होंगी उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन डायगोनल होता है उसमें जो रो और कॉलम की वैल्यूज़ होती हैं वो तमाम इक्वल होती हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो भी हैं, नॉन ज़ीरो भी हैं, लेकिन उसके अलावा नॉन डिक्लेयर एंट्रीज जो हैं वो तमाम ज़ीरो के इक्वल हैं। नल मैट्रिक्स हमारा वैसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर होती हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास ABC अगर मैट्रिसेस हैं सेम साइज़ के और RS स्केलर्स हैं तो इनकी एडिशन कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, और इनकी जो अगर एडिशन ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स के साथ की जाए तो मैट्रिक्स सेल्फ रिटर्न हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास वेक्टर एडिशन ऑन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है और स्केलर एडिशन ऑन वेक्टर भी होती है हमारे पास, और हमारे पास एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स विद मैट्रिक्स भी अप्लाई होता है। ये तमाम रूल्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है जो हम पहले देख चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, वो तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इनकी जो इनर वैल्यू है, इनसाइड वैल्यूज़ हैं ऑर्डर की, वो इक्वल हों, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर हों, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसकी जो ऑर्डर होता है वो आउटर वैल्यूज़ के बराबर होता है। चाहे हमारे पास 4-5 मैट्रिक्स हों तब भी हम आउटर मोस्ट वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक तो ये तरीका होता है कि हम पहली जो रो होती है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके अलावा ये भी तरीका हो सकता है कि हम कंप्लीट मैट्रिक्स को बारी बारी कॉलम्स ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी ए को पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स था बी। ठीक है, पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर कंप्लीट ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर कंप्लीट ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। ठीक है, ये इसी की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास अगर इनसाइड नंबर्स इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी हमारे पास m क्रॉस n है और दूसरी तरफ o क्रॉस p है, दोनों बराबर नहीं है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो अनडिफाइंड होता है और कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में लॉ अप्लाई नहीं करता क्योंकि उसके अंदर हमें ऑर्डर का इशू आ जाता है। फिर हमारे पास रो कॉलम रूल होता है कंप्यूटिंग ए बी, वो हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करनी है तो हम किस स्पेसिफिकली रो और कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी कंप्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स है उसकी आई जेथ वैल्यू लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ए मैट्रिक्स है उसकी ith रो को फिक्स करना पड़ेगा और बी जो मैट्रिक्स है उसके जेथ कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा और तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास आई जेथ एंट्री कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम एग्जांपल में देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एंट्री कैलकुलेट करनी है। ये कौन सी एंट्री है, ये मेरे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो मुझे इसकी पहली रो पकड़नी पड़ेगी, इसका तीसरा कॉलम पकड़ना पड़ेगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये एंट्री कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के किस तरह निकलते हैं कि हम ए बी अगर मैट्रिक्स हमारे पास दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बी के स्पेसिफिक कॉलम से अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट का स्पेसिफिक कॉलम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉलम ये होगा, दूसरा ये होगा, आखिरी ये होगा। इसी तरह स्पेसिफिक रो अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो स्पेसिफिक रो कैलकुलेट करनी है उस रो को कंप्लीट बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंगल स्पेसिफिक रो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये वो लॉज हैं जो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। अगर आर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन भी होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे एट सेल्फ रिटर्न हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए रेस्ट पावर के है यानी ए रेस्ट पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ए रेस्ट पावर के का मतलब है ए मैट्रिक्स को आपस में के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। और ए रेस्ट पावर 0 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम रोज ऑफ ए को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। जो रोज होंगे उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, जो कॉलम होंगे उनको रोज में चेंज कर देंगे, ये ट्रांसपोज कैलकुलेट हो जाता है। ट्रांसपोज की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न हो जाए, इसको इनवर्स ऑफ ए कहते हैं। ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक होता है। ठीक है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो हम एक कहते हैं कि ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा, डिफरेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स अगर नॉन इन्वर्टिबल होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता। हम ए इनवर्स को ऐसे नहीं समझें कि ये 1/a के बराबर है, ये हमारे पास रियल नंबर्स में तो होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में इनवर्स के लिए एक प्रॉपर फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास थ्योरम है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं AD माइनस BC। अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो के बराबर है इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और इन्वर्टिबल है। अगर ये जीरो के बराबर आ गया इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है और नॉट इन्वर्टिबल है। ठीक है। तो इस ये जो क्वांटिटी होती है इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा, और ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो ए के बराबर इटसेल्फ आ जाएगा। अगर ए एंड बी स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ए बी जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी होगी। ठीक है। और इनवर्स ऑफ ए बी क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा इनवर्सेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है। जैसे ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी वही इसी तरह इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, और जो ट्रांसपोज का इनवर्स होगा वो इक्वल होगा इनवर्स के ट्रांसपोज के। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास कहता है अगर ए इन्वर्टिबल है और एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ए एन भी इन्वर्टिबल होगा, यानी जो ए रेस्ट पावर एन है वो भी इन्वर्टिबल होगा, और ए रेस्ट पावर एन का जो इन्वर्स होगा वो ए माइनस एन के बराबर होगा, ए माइनस ए इनवर्स की रेस्ट पावर एन के बराबर होगा। ठीक है। अगर हम के को किसी मैट्रिक्स से स्केलर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्वर्टिबल है अगर, तो हमारे पास जो के को मल्टीप्लाई करने के बाद ए के बाद अगर हम इन्वर्स लें या के का अलग इन्वर्स लें और ए का अलग इन्वर्स लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर सिंगल रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो मैट्रिक्स जनरेट होता है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी से एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट होता है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई रिजल्ट करता है बाय परफॉर्मिंग द सिंगल रो ऑपरेशन ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारे पास ई ए जो है वो मैट्रिक्स होगा जो रिजल्ट करेगा सेम रो ऑपरेशन ए पे परफॉर्म करने के बाद। यानी जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने जनरेट किया था अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म करके जनरेट किया था, अगर वही रो ऑपरेशन मैं ए पे जनरेट करूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ई ए के बराबर होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो रो ऑपरेशन होते हैं आई पे जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, उसके इन्वर्स भी हम परफॉर्म कर सकते हैं वापस आई लेके आने के लिए। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी रो को आई से तो हम क्या करेंगे, सी से सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्या करेंगे उसी रो को 1/c से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया दो रोज़ को तो हम उनको वापस इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है। तो वापस वैसी हो जाएंगी। अगर हमने सी टाइम रो आई जे में ऐड किया है तो हम माइनस सी टाइम रो आई रो जे में ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस होते हैं जो वो इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो होता है वो उसी टाइम का होता है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है ई को बैक टू आइडेंटिटी, तो उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स बोलते हैं। अब ए इन्वर्स फाइंड करने का क्या एल्गोरिदम है, अगर हम ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साइड बाय साइड रखें, ठीक है, और ए को अगर हम आई में कन्वर्ट कर दें तो जो हमारा आई है वो ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर ए हमारा इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने ए को रखा साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखा इसके साथ, और ए को हमने आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए रो ऑपरेशंस किए, वही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी में करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है कि
यही इसी की एग्जांपल्स चलती हैं, ठीक है, कि हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका इन्वर्स होगा, तभी हम ये सारी कार्रवाई करेंगे, वरना अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स इन्वर्शन से सॉल्व करना है तो हमारे पास हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। अगर हमने एक्स को सॉल्व करना है तो अगर हम ए को उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास एक्स जो है ए इन्वर्स बी के बराबर होगा। तो अगर हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो यूनिकनेस ये कहती है कि हमारे पास जो u इज़ इक्वल टू ए माइनस बी अगर हम लें या x लें तो हमारे पास ये यूनिक होगा, एक ही इसका सोल्यूशन होगा, इससे एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं निकलेंगी हमारे पास इन्वर्स से कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये इसका मेथड है जिस तरह से हम ए इन्वर्स पहले हमने कैलकुलेट किया उसी पुराने मेथड से। अब हमने इसको b से मल्टीप्लाई किया, जब b से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, ये हमारा x के बराबर होगा जो कि सोल्यूशन होगा हमारे गिवन सिस्टम का। इस तरह से हम डिफरेंट सिस्टम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, यानी जितने हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस भी होनी चाहिए, वरना हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते और फेल हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो हमारे पास इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, तो हम ये वाला जो थ्योरम है ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ए अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्जन मेथड फेल हो जाता है, इन्वर्जन मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स के लिए अगर हम इन्वर्टिबल कोफिशिएंट मैट्रिक्स की मदद से देखें कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, बी की जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन एन अननोन्स अगर हमारे पास हो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए तभी इन्वर्टिबल होगा अगर सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है। यानी हमारे पास आंसर जीरो तभी आएगा जब हमारे पास तमाम वेट्स तमाम एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होंगी। तो होमोजीनियस को बस हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे। नॉन सिंगुलर आता है तो देखेंगे अच्छा ये होमोजीनियस सिस्टम था तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे तमाम सोल्यूशन की वैल्यू जीरो के बराबर होंगी। इस तरह से हम होमोजीनियस सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर एक भी इनमें से ट्रू होगा तो तमाम ट्रू होंगे, इनको कहते हैं दीज आर इक्विवेलेंट। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो रो इक्विवेलेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उससे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, तभी वो इन्वर्टिबल है। और जनरेट करे होंगे तो आई जो है वो ए इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ए के पास एन पिवट पोजीशंस होंगी, एन पिवट पोजीशन से ही उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जो होमोजीनियस इक्वेशन थी। कॉलम्स ऑफ ए जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो वन टू वन होगी, यानी उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। उसके बाद जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, यानी एग्जिस्टेंस होगी ऑन टू भी होगा ये सिस्टम, ठीक है, फॉर ईच बी। कॉलम्स ऑफ ए जो है वो आर एन को स्पैन कर रहे होंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ये मैप करेगी आर एन को ऑन टू, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन होगा। और एन बाय एन मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स सी लेते हैं, ये अगर हम इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए से तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह हम डी को मल्टीप्लाई करें ए से इसके बाद रख के तब भी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी जहाँ पे डी इन्वर्स है। ए ट्रांसपोज जो है ये भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा और ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी थी उनको समराइज़ करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने मल्टीपल लीनियर सिस्टम्स को कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो ए की ए मैट्रिक्स लें, ठीक है। उसके लिए अगर हमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो ए इन्वर्स b1 कर दें, x2 की वैल्यू निकालनी है तो उसी ए इन्वर्स को b2 से मल्टीप्लाई कर दें, xk की वैल्यू निकालनी है, ये 4 है, x5 है, 6 है, तो हम बी की उसी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास, यानी एग्जांपल मैं इसके ये देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी है 2 3 5। अब मैंने x3 अगर कैलकुलेट करना है तो हम ए इन्वर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास तरीका होता है मल्टीपल लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने का। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है कि हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए हमने फाइंड आउट करना है वो हम कैसे करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास कोई भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो हम उनकी इमेज क्रिएट करते हैं। तो ए जो होता है पिछले कंसेप्ट में भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, पहला कॉलम इसका TE1 बनता है, दूसरा कॉलम इसका TE2 बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे सिर्फ अप्लाई करता है क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है इन्वर्स निकालना होता है, इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अगर हम ए इन्वर्स ए एक्स करें तो ये हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है,
टी तभी हमारे पास इन्वर्टिबल होता है जो हमने इमेज क्रिएट किया अगर हमारे पास ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, वरना अगर ए इन्वर्टिबल नहीं था तो इसका इमेज भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोपोजिशन है यानी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर टी को हमने इन्वर्टिबल कह दिया तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर हमारी m इज़ लेस देन n, जिस डायमेंशन में हम जा रहे हैं वो अगर हमारी बड़ी है, m छोटी है, ठीक है, तो हमारे पास जो ए एक्स इज इक्वल टू इसकी या तो नो सोल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर m इज इक्वल टू n होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा और तभी ये इन्वर्टिबल होगा। अगर m ग्रेटर देन n है तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी y इज इक्वल टू एस, ये नॉन इन्वर्टिबल होंगी क्योंकि हमारे पास वेक्टर y हो जाएगा जो कि इनकन्सिस्टेंट होगा। तो सिर्फ एक सिचुएशन है m इज इक्वल टू n, यानी हम सेम डायमेंशन में अगर मूव कर रहे हैं तभी हमारा ए इन्वर्टिबल होता है, तभी उसकी इमेज इन्वर्टिबल होती है, तभी उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है पार्टीशन मैट्रिसेस, यानी हम मैट्रिसेस को ब्लॉक मैट्रिसेस में चेंज कर देते हैं। तो ब्लॉक मैट्रिक्स और पार्टीशन मैट्रिक्स होती है, पार्टीशन होती है मैट्रिक्स की इनटू रेक्टेंगुलर स्मॉलर मैट्रिसेस, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये मैट्रिक्स है, इसका एक ब्लॉक ये बना लिया, एक ब्लॉक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब इसको हम इसी मैट्रिक्स का P11 बोल दें, इसको P12 बोल देंगे, इसको P21 बोल देंगे, इसको P22 बोल देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे इस मैट्रिक्स के। तो इसी तरह मैट्रिक्स के डिफरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो इस फॉर्म में है, कॉलम्स की फॉर्म में है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ए पार्टीशंस। और अगर हमारे पास रोज की फॉर्म में उनको कहते हैं रो मैट्रिसेस ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास एडिशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस ऐसी हो रही होती है जैसे हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स की हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी हो रही होती है जिस तरह हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स की हो रही होती है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडिशन के लिए हमने क्या करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों ब्लॉक मैट्रिसेस का, और क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज को, क्रॉसपेंडिंग ब्लॉक्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी हो रही होती है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे और इससे करेंगे, फिर इसको इससे और इससे करेंगे, इससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ब्लॉक मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमने ब्लॉक मैट्रिसेस हैं उनको एवेलुएट करना होता है, उनको जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर से जनरल जो मैट्रिसेस हैं यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिसेस, वो पहले निकाल लें, उस तरह के ब्लॉक बनाएं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्लॉक बन रहा है ये 2i से मिलता जुलता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जनरेट हो जाएगा। ये एक जनरल है, वैसे कुछ भी नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको ओ लिख सकते हैं। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह के हमारे पास हमारे जो मैट्रिसेस आएंगे अगर, तो उनके साथ हम जब ब्लॉक ऑपरेशंस करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे लिए ऑपरेशंस करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वह नल बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस किसी में भी ऐड होगा वो इटसेल्फ वही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉक्स इस तरह जनरेट करें। फिर हमारे पास एक टॉपलेट्स मैट्रिक्स होता है, जो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डिसेंडिंग डायगोनल जो होते हैं लेफ्ट टू राइट वो कांस्टेंट होते हैं, सबकी एक ही वैल्यू होती है, इसको हम टॉपलेट्स मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लॉक टॉपलेट्स मैट्रिक्स में क्या होगा, तमाम ब्लॉक्स की हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी, सेम ब्लॉक होंगे डायगोनल के अंदर, इनको हम बोलेंगे कि ये ब्लॉक टॉपलेट्स मैट्रिक्स है। उसके बाद ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो डायगोनल के अंदर ब्लॉक डायगोनल है उसके अगर मैट्रिसेस हैं मेन डायगोनल के ऊपर वो स्क्वायर हैं और तमाम पोजीशन अगर ज़ीरो हैं तो हम उसको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में हम यही करते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं उनके इन्वर्स निकाल सकते हैं, तभी हम जब उनके इन्वर्स निकाल सकते होंगे तभी हमारे पास ओवरऑल मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली ईच मैट्रिक्स ऑन डायगोनल इज इन्वर्टिबल। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स में सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज होंगी, बाकी तमाम जीरो के बराबर होंगी, और फिर हम इनका इन्वर्स निकालें। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये जीरो बनाएंगे और फिर हम उसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली इन्वर्स निकाल के बारी बारी फिर हम सबका यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास ये इन्वर्स जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो मेन डायगोनल के ऊपर स्क्वायर होते हैं और ऑल मैट्रिसेस बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। ठीक है, इनको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, यानी इनके ऊपर तो वैल्यूज होंगी, ऊपर तो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी लेकिन नीचे तमाम जीरो होंगी, डायगोनल में भी नॉन जीरो हो सकती हैं। ये ऐसे ब्लॉक मैट्रिसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसी से मिलते जुलते हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि डायगोनल और उसके नीचे तो ब्लॉक्स होंगे लेकिन ऊपर हमारे पास उसके अलावा तमाम जीरो एंट्रीज होंगी। अच्छा, अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनवर्स ऑफ अ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका फार्मूला यहाँ पे ड्राइव
करके दिखाया गया है, जो मैंने मेन लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। फार्मूला इसका ये बनता है कि हम जो पहला एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स लेते हैं, नीचे हमारे पास नल आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो यहाँ पे वैसे ही नल आएगा। यहाँ पे हमारे पास इस जहाँ पे जो एलिमेंट था उसका इन्वर्स आ जाएगा। जो यहाँ पे ये वाली एंट्री है ये याद करने की है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, A11 का इन्वर्स होगा, A12 साथ मल्टीप्लाई होगा जो इस जगह का एलिमेंट था, और A22 का इन्वर्स साथ में मल्टीप्लाई होगा, और तीनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड में माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे ये एंट्री बनेगी हमारे इन्वर्स की। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद करना है एग्जाम के लिए। इस फार्मूले को यूज़ करके आप मैट्रिसेस के ब्लॉक मैट्रिसेस के इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक लेटेस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो हाई परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा के लिए यूज़ हो रहा है, उसको लैपेक कहते हैं। ये पार्टीशन मैट्रिक्स की कैलकुलेशन का काफ़ी इंटेंसिव यूज़ करता है। यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है 24, हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 बना देते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है, हम उसके भी फैक्टर्स बनाते हैं, जो कि फैक्टर्स होते हैं एल एंड यू। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस, दो या उससे ज़्यादा मैट्रिसेस का होता है। अब जनरली हम क्या करते हैं, एल और यू बनाते हैं, जहाँ पे एल होता है एम बाय एन ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है विद वन ऑन द ट्रायंगल और डायगोनल, और यू जो होता है हमारे पास एम बाय एन एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए होता है। ठीक है, ए को जब हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यू जनरेट हो जाता है, साथ ही एल हमारे पास साइड बाई साइड जनरेट हो रहा होता है। मैट्रिक्स एल इन्वर्टिबल है और इसको यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, तो जो दोनों का ऑर्डर होगा वो भी एम होगा। अदरवाइज अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है एम बाय एन का, तो हमारे पास एल का ऑर्डर तो एम बाय एम होगा, जबकि यू का ऑर्डर हमारे पास एम बाय एन होगा, जो हमारे पास ए का ऑर्डर था, क्योंकि एल जो होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी से जनरेट होता है। उसके बाद हमारे पास नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन एलिमेंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये यूनिक भी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया 24 के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है। इसी तरह मैट्रिसेस के भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको रो एचेलॉन फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी रो इंटरचेंजेस, तो हम इसको कहेंगे कि इसके पास एक एल यू डिकम्पोजिशन इसकी एग्जिस्ट करती है, हम इसको एल यू डिकम्पोज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। और जब हम यू बना रहे होते हैं तो हमारे पास एल खुद ब खुद ही बन जाता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, साइड पे एल खुद ब खुद ही बनता जाएगा। हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस ए पे करने से यू जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाएं तो इसका इन्वर्स बन जाएगा, यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ एल के बराबर हो जाएगी। तो यानी अगर हम आइडेंटिटी के ऊपर ये चीज़ें जो है इनका इन्वर्स परफॉर्म कर दें, इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, यानी जो ऑपरेशन हम ए पे कर रहे हैं यू जनरेट करने के लिए, वही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी पे इन्वर्स कर लें, उन चीज़ों को उनका उल्टा कर लें, तो हमारे पास एल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एल है वो आई की तरफ भी रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जब इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल तो इसके इन्वर्स के बराबर है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ये एल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक की ऑब्जर्वेशन है। अब प्रोसीजर क्या है एल यू डिकम्पोजिशन की, कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसको रो एचेलॉन फॉर्म यू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी रो इंटरचेंजेस, और मल्टीप्लायर्स का हम ट्रैक रख रहे होते हैं, इंट्रोड्यूसिंग द लीडिंग वंस एंड मल्टीप्लायर्स यूज टू इंट्रोड्यूस जीरो। डायगोनल में हमने वैसे ही वन बनाने होते हैं ना, और उसके नीचे जीरो बनाने होते हैं। तो जो हम ट्रैक रख रहे होते हैं साथ साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर वो चेंजेस करते जाते हैं। इन ईच पोजीशन लॉग द मेन डायगोनल ऑफ एल, प्लेस द रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर हमने यूज़ किया लीडिंग वन बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल एल में रख देते हैं। ठीक है, और डायगोनल के नीचे जो जीरो बनाने के लिए हमने काम किया उसका नेगेटिव हम एल के अंदर उस जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हमारी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये प्रोसीजर है, आप मेन लेक्चर में देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है डिटेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में यही एल यू डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हमारे पास एल यू डिकम्पोजिशन से हम मैट्रिक्स इन्वर्जन भी कर सकते हैं, जो कि हमने देखिए। अब अगर हमने ए एक्स वन को कैलकुलेट करना है तो वो ई वन के बराबर होगा, ए एक्स टू को कैलकुलेट करना है ई टू के बराबर होगा, ए एक्स वन को कैलकुलेट करना है ई एन के बराबर होगा बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीनियर सिस्टम को एल यू फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं ए को एल यू के इक्वल सपोज करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो हम क्या करते हैं ए की जगह एल यू पुट करते हैं सिचुएशन के अंदर, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, और यू एक्स को हम सपोज कर लेते हैं वाई के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं, एल वाई इज इक्वल टू बी एंड यू एक्स इज इक्वल टू वाई।
अब हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे एल वाई इज इक्वल टू बी, फिर सॉल्व करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वाई। या हम देखेंगे किसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कम अननोन्स होंगे वो चीज़ हम पहले सॉल्व करेंगे और एंड पर हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ये एक तरीका है हमारे पास एल यू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर इसका क्या बनेगा, सिस्टम को राइट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी को एज एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए को एल यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब यू एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करेंगे, जब हम यू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वाई के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम एल वाई इज इक्वल टू बी को रीराइट करेंगे और एल वाई इज इक्वल टू बी को अननोन वाई के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे वेक्टर वाई को और हमारे पास एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसीजर को एल यू डिकम्पोजिशन कहते हैं। और सिस्टम जो है ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि हमने दो बना दिए, लेकिन ये इजी टू सॉल्व बिकॉज देयर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आर ट्रायंगुलर। एक एल है एक यू है, दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, ज़्यादातर उनके अंदर स्पार्स मैट्रिक्स होते हैं, ज़्यादातर जीरो वैल्यूज होती हैं, तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले ए को एल यू में कन्वर्ट कर लिया, वो तो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया हम कैसे करते हैं। जो परफॉर्म कर रहे होते हैं यू में ऑपरेशन, उसका रिवर्स हम एल में कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। अब यू एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास y की कुछ कैलकुलेट हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। उन y की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो y की ये वैल्यूज़ हमारे पास इस सिस्टम से आती हैं, जो हमारे पास एल वाई इज इक्वल टू बी का सिस्टम था। इनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी ना, ये वाली यू एक्स इज इक्वल टू वाई, इसके अंदर y की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम x3 कैलकुलेट कर रहे हैं फिर x2 फिर x1, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन। जब हम y1 y2 y3 कर रहे थे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इस तरह हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं एक y सपोज करके। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक डेंस मैट्रिक्स है n बाय n साइज का और मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ n है, 30 से ज़्यादा उसके रोज एंड कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एलयू फैक्टराइजेशन को एक कंप्यूट करनी है अगर हमने, तो हमें 2n³ / 3 फ्लॉप्स लगते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं फ्लॉप, ठीक है, जो कि हमारे पास रो रिड्यूसिंग में ए बी को लग रहा है। उसके अलावा हमारे पास ए इनवर्स होता है, इसको फाइंड करने के लिए 2n³ फ्लोटिंग पॉइंट्स लगते हैं। अगर हमने एल वाई बी इज इक्वल टू बी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें 2n² फ्लॉप्स लगते हैं, जो कि इनवर्स वाले से कम है क्योंकि उसके 2n³ थे। बिकॉज n बाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैन बी सॉल्व अबाउट n² फ्लॉप्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ b बाई n इनवर्स आल्सो रिक्वायर्स अबाउट 2n² फ्लॉप्स बिकॉज रिजल्ट में नॉट बी एज एक्यूरेट ऑब्टेन फ्रॉम एल एंड यू, ठीक है। अगर ए हमारे पास स्पार्स है, नहीं ज़्यादा, उसके अंदर जीरो एंट्रीज हैं और एल यू जो है वो भी स्पार्स होंगे, लेकिन ए इनवर्स हमारा डेंस होगा क्योंकि ए हमारा स्पार्स था। तो इस केस में जो सोल्यूशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी विद एल यू डिकम्पोजिशन फैक्टराइजेशन, ये फास्टर होगा क्योंकि ए इनवर्स हमारा डेंस मैट्रिक्स है और ए हमारा डेंस नहीं है। इस वजह से हमारा जो एल यू फैक्टराइजेशन से हम कैलकुलेट करेंगे वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, फास्टर होगा, ठीक है। तो अगर अब हमने y को, अब अगर हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं कि हम a और b को साथ रख लेते हैं। अब a हमारा u में कन्वर्ट हो जाएगा और b हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम सेम एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे। तो ये भी एक y कैलकुलेट करने का तरीका है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इटरेटिव सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम। अगर हमारे पास लीनियर सिस्टम्स गिवन हैं तो हम उनके इटरेटिव सॉल्यूशंस परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम एक एम मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और दो मेथड होते हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे गॉस सीडल और जैकोबियन मेथड। इसके अंदर जो हमारे पास ए होता है ये m - n के बराबर होता है और ए एक्स इज इक्वल टू बी में जब इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो एम एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास आ जाता है और एम एक्स जो होता है वो हमारे पास आ जाता है एन एक्स प्लस बी के बराबर और एक्स के प्लस वन एम के साथ आ जाता है और एक्स के आ जाता है। यानी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट करनी है तो हम इस इक्वेशन की मदद से एक इक्वेशन बनाते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैकोबियन मेथड में क्या होता है, हम ऐसा सपोज करते हैं जिसके अंदर हम ए की सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ले लेते हैं और बाकी तमाम एंट्रीज नहीं लेते और एन जो होता है वो एम - ए के बराबर फिर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेट होने के बाद हम एक सिस्टम बना लेते हैं और उस सिस्टम को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट इटरेशंस में मूव करते जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सिस्टम बन गया, अब इसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, सबसे पहले हम एक्स नॉट लेंगे जिसके अंदर एक्स की तमाम वैल्यू जीरो के बराबर होंगी, वो इक्वेशन में पुट करेंगे और इस तरह हम नेक्स्ट इटरेशंस में पुरानी जो हमने फर्स्ट इटरेशन में एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो हम यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है गॉस सीडल मेथड। उसके अंदर हम एम ऐसे लेते हैं कि एक तो हम उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज भी लेते हैं, उसके अलावा हम नीचे की जो एंट्रीज हैं वाई एक्स ए की वो भी हम लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ ए हम इंक्लूड करते हैं। सेम एंट्रीज एंड डायगोनल एंड बिलो, जैसे हम ये वाली एंट्री सारी इंक्लूड कर रहे होते हैं ए की एम के अंदर, बाकी तमाम ऊपर वाली एंट्री हम इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। एक और फर्क इसके अंदर होता है, जब हम एक आइट्रेशन से नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर मूव करते हैं तो हम
एक्स की वैल्यू अपडेटेड यूज़ करते हैं। जैसे एक्स वन जब हमने अगर कैलकुलेट कर लिया तो अब एक्स टू कैलकुलेट करते हुए हम एक्स वन की अपडेटेड वैल्यूज यूज़ करेंगे, और एक्स थ्री कैलकुलेट करते हुए हम एक्स वन और एक्स टू की अपडेटेड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जो जैकबिस मैटर था उसमें हम पहली इटरेशन में सिर्फ 0 0 0 ही यूज़ कर रहे थे, हम अपडेटेड वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एक्स वन की अपडेटेड वैल्यू हमने एक्स टू के कैलकुलेशन में यूज़ की, और एक्स थ्री के अंदर हमने एक्स टू की अपडेटेड और एक्स वन की अपडेटेड वैल्यूज़ को यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंस इन दोनों के अंदर होता है। इन दोनों मेथड से हम ये इस या तो हमें बता दिया जाता है कितनी आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी है, हम उस वक्त तक जाते हैं जब हमारी जो आइट्रेशंस हैं वो क्लोजर हो जाएं। जब वो क्लोजर होती हैं तो हम कहते हैं ये हमारे एक यूनिक सोल्यूशन की तरफ हम पहुंच चुके हैं और यही हमारा सोल्यूशन है। जब इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जैसे अगर आप देखें इन दोनों आइट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम कहेंगे यही हमारा सोल्यूशन है। अगर हम जैकबिस और गॉस साइडल मेथड की स्पीड का कंपेरिजन करें तो गॉस साइडल मेथड जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग हमारे पास हो तो जैकबी फास्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से एक्स की वैल्यू जीरो अवेलेबल होंगी, जबकि गॉस साइडल को दूसरे एक्स की वैल्यूज़ चाहिए अगले एक्स टू एक्स थ्री कैलकुलेट करने के लिए, तो पैरेलल काम वो नहीं कर सकता। जब दूसरे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो अगला एक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास आइटरेटिव मैट्रिक्स हमने सॉल्व करना है तो हमारे लिए स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जो डोमिनेंट के एंट्रीज हैं वो बाकी एंट्रीज से स्ट्रिक्टली डोमिनेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए बाकी दोनों के सम से। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, रोज़ को आपस में इंटरचेंज करके ऐसा सिस्टम बना देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम था जिसके अंदर इशू था, तो हमने इसकी रोज़ को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास ये 11 वाला हमने एंड पे रख लिया। ठीक है, अब इसका 4 बड़ा था, इसको हम दरमियान में ले गए, और इसका 5 है इसको हमने शुरू में रख लिया। तो ये बेसिकली हमारे पास ये हमने 4, तो चलो इसका 11 है इसको हमने एंड पे रखा हुआ है, और इसका 3 बड़ा है तो इसको हमने दरमियान में रखा हुआ है। तो ये बाकी दोनों से बड़ी होनी चाहिए डायगोनल की एंट्रीज, तो हमारा जो आइटरेटिव सोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डी माइनस बी सी इसका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर 3/3 मैट्रिक्स का है तो हम इसकी दोनों कॉलम्स को आगे लिख देते हैं और इस तरह के एरोज लगा देते हैं। जो राइट साइड की तरफ एरोज जा रहे हैं उन एंट्रीज को प्लस करके लिख देते हैं, जो लेफ्ट तरफ की एरोज जा रहे हैं उन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इस तरह से कैलकुलेट करने का 3/3 मैट्रिक्स का एक तरीका है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं। गॉस एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। इसके अंदर चेंज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के मल्टीपल के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास -3 × 0 वैसे ही 0 के बराबर होता है, तो सिर्फ हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास 1/1 मैट्रिक्स होता है तो उसका जो एलिमेंट है वही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दिस का मल्टीप्लाई है हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यहाँ हम अपर ट्रायंगुलर में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इस तरह 3/3 मैट्रिक्स में भी हम अपर ट्रायंगुलर में अगर उसको चेंज कर दें तो हमारे पास जो इसका भी मैट्रिक्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं जिनमें प्रैक्टिस की गई है। उसके बाद हमारे पास अगर n greater than 2 है और डिटर्मिनेंट हमने n/n मैट्रिक्स का निकालना है, यानी 3/3 4/4 इस तरह का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस ए आई जे डिटर्मिनेंट ए वन जे विद प्लस माइनस साइंस अल्टरनेटिंग वेयर एंट्रीज, यानी ए वन जे का मतलब है कि पहली रो और जेथ कॉलम को इग्नोर करके बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट ले लें, उसको माइनर बोल रहे होते हैं, और ए आई जे जो वो एलिमेंट होता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। प्लस माइनस जो है ये इसकी प्लस माइनस अल्टरनेटिंग साइन से आता है, पहली एंट्री का प्लस होता है दूसरी का माइनस होता है, या इस -1 raised to the power i+j कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 raised to the power 1+j करें क्योंकि हमने ये फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया है, तो हम फर्स्ट रो के लिहाज से अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम 1 एलिमेंट पहले लेंगे और इन दोनों को इग्नोर करेंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, 2 के रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर 6 जो एंड पे जो भी है 6 है 0 है उसको लेंगे और उसके रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, ये मेन लेक्चर में आप फर्दर डिटेल में देख सकते हैं। माइनर क्या होता है कि हम जिस एलिमेंट का माइनर ले रहे होते हैं ना उसके, जैसे फॉर एग्जांपल आई जे का माइनर लेना है तो हम ith रो और ith jth कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम जो होती हैं उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो माइनर के बराबर होता है। को फैक्टर जो होता है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर, इसको हम स्किप करते हैं ताकि हमारी वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग साइंस है, कोफैक्टर्स हैं, वैल्यूज़ को उनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ n/n मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड बाय अ कोफैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस एनी रो डाउन, किसी भी रो पे हम कोफैक्टर एक्सपेंशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दें, सॉरी अगर हम इसके अंदर ith रो ले लें, ठीक है, ith रो अगर हम करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास रो की जगह तो आई आ जाएगा, कौन सी जो भी वो रो है 1 है 2 है 3 वो फिक्स हो जाएगी, कॉलम हमारे चेंज होते रहेंगे।
और अगर हम कॉलम फिक्स करते हैं जेथ कॉलम ले लें तो हमारी रो तो चेंज होती रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमारा जो कॉलम है वो जे ही रहेगा। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मतलब ये फार्मूला है, वैसे आप जनरली जिस तरह डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जनरलाइज फार्मूले होते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा एन बाय एन मैट्रिक्स होता है जहाँ पे एंट्रीज इधर बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। या तो ऊपर अगर नॉन जीरो एंट्रीज हैं तो इसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, नीचे अगर नॉन जीरो एंट्रीज हैं तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो डिटरमिनेंट होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, अगर इसकी हम सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल ऑफ वन रो का अगर ऐड कर दिया जाए किसी और रो के अंदर तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट सेम रहता है, लेकिन दो रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई स्केलर कॉमन ले लिया जाए, तो फिर हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तभी हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर कम्प्लेक्स सा डेंस सा मैट्रिक्स है, हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स बनाने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ऑपरेशंस के अगर हमने रो इंटरचेंज की तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा एंड पे डिटर्मिनेंट। अगर कोई कॉमन लिया तो उस कॉमन जो लिया था के उससे एंड पे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का, तभी हमारा रिजल्ट ठीक होगा। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के एक एल्गोरिदम है कि अगर हम रोज इंटरचेंज कर दें ए की और ब्रिंग कर दें नॉन जीरो एंट्री को तो पहली पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो इसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि फर्स्ट रो के मल्टीपल्स बाकी रोज में ऐड करें ताकि 1 के नीचे वाले तमाम जीरो बन जाए। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट कॉलम है उसके लिहाज से एक्सपेंड कर दें और रिपीट दिस प्रोसेस। या फिर हम इस तरह एक्सपेंड नहीं करना चाहते, हम फर्दर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 लास्ट मीनिंग रोज के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करें, उसको पूरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दें। जब वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। और जितने भी आपने रो इंटरचेंजेस किए थे उस लिहाज से उसके साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट ठीक ठाक वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सारी प्रैक्टिस की गई है डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब आर इंटरचेंजेस अगर आपने किए हैं तो -1 रेस्ट पावर आर से आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरचेंज की तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपने दो इंटरचेंजेस कर दी तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -1 रेस्ट पावर A1 लेंगे अगर हम तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास या तो वो जीरो के बराबर होता है जब ए इन्वर्टिबल नहीं है, अगर क्योंकि डिटर्मिनेंट तभी जीरो के बराबर होगा जब हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट होगा -1 रेज टू पावर रो इंटरचेंजेस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इवेंट्स इन यू। यू ऐसा है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट रो ऑपरेशंस किए हैं, रो इंटरचेंजेस किए हैं, रो एडिशंस मल्टीप्लिकेशंस किए हैं, ताकि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करके आसानी से उसका डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट क्रेमर्स रूल वॉल्यूम एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्रेमर रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमने जो भी हमारे पास बी है वो एन डायमेंशन के अंदर लाई करता है तो यूनिक सोल्यूशन एक्स जो है उसकी स्पेसिफिक एंट्रीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय चेंजिंग द रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ बी। यानी एक्स आई आप कैलकुलेट करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी को डिवाइड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ए वन बी है तो पहली जो कॉलम होगा उसको बी के एंट्री से चेंज कर देंगे। ए टू बी का मतलब है सेकंड कॉलम को हम बी की एंट्री से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नोट ये है कि फॉर एनी एन बाय एन मैट्रिक्स ए एनी बी इन आर एन डायमेंशन, तो ए आई बी जो है वो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा बाय ए बाय रिप्लेसिंग ith कॉलम बाय वेक्टर बी। जो बात मैंने की है कि बी को उस कॉलम में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने x1 कैलकुलेट करना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a1b यानी a के पहले कॉलम को b से चेंज कर दो, बाकी a वैसा ही रहे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और इसको डिवाइडेड बाय कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी x है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a इनवर्स जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है कि एच एंट्री ऑफ ए इनवर्स अगर हमने कैलकुलेट करनी है उसको एक्स आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई ई जे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, बी यूज नहीं कर रहे होते, फिर हम ई जे यूज कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो वाला कॉलम यूज कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उस कॉलम को ए के कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फ्लांग कॉलम से रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास इनवर्स की वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। हमारे पास क्रैमर रूल से इनवर्स निकालने का एक नया तरीका हमारे नज़रों के सामने से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थ्योरम एक कहता है कि अगर A2/2 मैट्रिक्स है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कैलकुलेट होगा, और 3/3 मैट्रिक्स है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कैलकुलेट होगा। इसके बाद हमारे पास
थ्योरम एक और है, वो कहता है कि अगर आपने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है जो 2x2 मैट्रिक्स ए से डिटरमिन होती है और ऐसे एक पैरेललोग्राम है आर स्क्वायर के अंदर, तो जो एरिया है इसकी इमेज का वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ एस, यानी ओरिजिनल एरिया को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो वॉल्यूम है उसमें भी यही करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वाले के वॉल्यूम को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप ये वेक्टर्स हैं b1 b2 और एक a वेक्टर है हमारे पास। अब हमने एरिया ऑफ इमेज ऑफ s कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास इमेज ऑफ s है ना वो बनेगी इनके डिटर्मिनेंट से, ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास एरिया ऑफ s बनेगा वो इन दोनों कॉलम्स को s जनरेट हो जाएगा और उसके डिटर्मिनेंट से हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a से s का एरिया आ जाएगा। फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट जो होगा वो आंसर होगा हमारे पास एरिया ऑफ इमेज ऑफ s का, ठीक है, यानी t ऑफ s का जो एरिया है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ s, और एरिया ऑफ s किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर, विच इज जनरेटेड बाय v1 एंड v2। और ये वाला जो डिटर्मिनेंट a है ये किसका है, ये इस वाले a का है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। अगर V हमारे पास एक आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स। अगर ये फॉलोइंग 10 एक्सियम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएं तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। ये 10 एक्सियम्स क्या हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हमारे पास जो वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर होता है, और एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स विद वेक्टर होता है, और हमारे पास अगर वेक्टर को किसी वन से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर इटसेल्फ आ जाना चाहिए। 10 एक्सियम्स हैं, अगर ये अप्लाई हो रहे हैं तो ये वेक्टर स्पेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सिंपल वेक्टर्स के ऊपर प्रूव की गई हैं फॉर n डायमेंशन, ठीक है। अगर अब हमारे पास आर एन है, ये एक वेक्टर स्पेस है, तो हमारे पास सब स्पेस होगी इससे छोटी आर एन, R2, R3, एन से छोटी जितनी भी R होंगी वो हमारे पास सब स्पेसिस कहलाएंगी इस बड़ी वेक्टर स्पेस की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जो जीरो वेक्टर स्पेस होती है वो क्या होती है कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो है जीरो, ठीक है, और अगर हम उसको आपस में जीरो जीरो को ऐड करते हैं जीरो ही आता है, यानी स्केलर एडिशन एडिशन होती है, इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी लाई करती है, और के मल्टीप्लाई बाय जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई करती है, तो हमारे पास जो v इज इक्वल टू जीरो है ये जीरो वेक्टर स्पेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एवरी प्लेन थ्रू द ओरिजिन इज अ वेक्टर स्पेस, कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से गुजर रहा है तो उसके अंदर भी जीरो वेक्टर इंक्लूड होता है और ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास v अगर एक वेक्टर स्पेस है और u एक और वेक्टर है v के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास k एक स्केलर है, तो हमारे पास अगर u को जीरो, इस वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका इन्वर्स आ जाएगा, k को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आ जाएगा, और k को u से मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है तो या तो k जीरो के बराबर होगा या u जीरो के बराबर होगा। अगर हमारे पास w है एक सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स फ्रॉम द वेक्टर स्पेस v, तो w होगा वो सब स्पेस v का कहलाएगा अगर उसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। बाकी तमाम तो वेक्टर स्पेस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, सब स्पेस में हमने बस ये दो प्रॉपर्टीज चेक करनी होंगी तब वो सब स्पेस उसकी कहलाएगी, अदरवाइज अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डब्ल्यू वी का सब स्पेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, एग्जांपल सॉल्व की गई हैं। अब हमारे पास अगर n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और पी एन जो है ये सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं फ्रॉम पी ए नॉट से लेके a1x a2x स्क्वेयर ए एन एक्स रेस्ट पावर n, जहाँ पे a हमारे पास रियल नंबर्स हैं यानी कोफिशिएंट्स हैं, तो p जो है वो सब स्पेस कहलाएगा ऑफ द f विच इज़ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर ax इज इक्वल टू जीरो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है, m इक्वेशंस का n अननोन्स है हमारे पास, तो जो सेट ऑफ सोल्यूशन वेक्टर्स होंगे वो भी सब स्पेस ऑफ आर एन कहलाएंगे, ठीक है। जितने अननोन्स होंगे उतनी ही सब स्पेस का डायमेंशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि सम ऑफ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर्स जो एक स्पैन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इन सब का लीनियर कम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं इन सब के जो को कॉन्स्टेंट स्केलर मल्टीपल्स के साथ लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर v से 1 से लेके वी पी तक वेक्टर स्पेस के अंदर v दिए गए हैं और स्पैन हमारे पास ये है, तो ये जो स्पैन होगा ये इसका सब स्पेस कहलाएगा। जो स्पैन v1 से लेके v पे तक सब स्पेस है ये स्पैन होता है, जनरेट होता है बाय दीज वेक्टर्स, और h जो है उसको हम सब स्पेस बोलते हैं अगर v की, तो जो स्पैनिंग सेट और h होगा वो भी यही होगा जो v का है, इन h सच डेट h इज इक्वल टू स्पैन, h भी स्पैन करेगा इसके ऊपर, अगर h उससे छोटा होगा तो फिर उसका स्पैन भी छोटा बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखते हैं बेसिस वाला जब आता है। अब स्पैन के अंदर जो v1 से लेके vp तक हैं वेक्टर्स
इनको क्या कहते हैं, हैंडल्स, जो अलाउ करते हैं हमें कि हम इस सब स्पेस के ऊपर होल्ड करें। अगर ये वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन हमने जनरेट कर दिया तो इसका मतलब ये सब स्पेस है इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट नल स्पेसिस, कॉलम स्पेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तमाम ऐसी एक्स की वैल्यूज़ जो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी नल जीरो आंसर में जनरेट करी होती है उनको नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, नल स्पेस ऑफ एम बाय एन मैट्रिक्स रिटन एज नल इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर हमारे पास एक्स के ऊपर अगर ए अप्लाई हो रहा है तो जीरो जनरेट हो रहा है, तो इस तमाम एक्स की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए नेक्स्ट, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो होते हैं वो नल स्पेस को चेंज नहीं करते। अगर एक मैट्रिक्स की हम नल स्पेस जनरेट करें और फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके जनरेट करें, दोनों तरह से ए की नल स्पेस जनरेट होगी, ठीक है। नल ए इज़ द सब स्पेस ऑफ आर एन, नल जो स्पेस सब स्पेस होती है कंप्लीट आर एन की। एच जो है वो भी आर एक सब स्पेस होता है, ठीक है, आर एन का। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं सेट एच को डिफाइन करें वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। जब वो होमोजीनियस होंगी तभी उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज द जीरो वेक्टर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में जीरो वेक्टर जो ओरिजिन है वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, उनके तो फिर फर्दर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस आ जाते हैं। अ लाइन दैट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन कैन नॉट बी अ सबस्पेस बिकॉज सबस्पेस मस्ट होल्ड द जीरो वेक्टर। अगर लाइन ओरिजिन से नहीं गुजरी तो वो सबस्पेस नहीं हो सकती, सबस्पेस को ओरिजिन से गुजरना ज़रूरी होता है और इसके अंदर वेक्टर जीरो वेक्टर इंक्लूड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसके अंदर दो चीज़ें लाजमी है, एक वेक्टर इटसेल्फ और एक नल वेक्टर। अगर नल स्पेस हमारी एक से ज़्यादा वेक्टर उसके अंदर इंक्लूड है तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट एंड मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। एक से ज़्यादा अगर उसके अंदर वेक्टर आ गए तो इंटरसेक्शन एक से ज़्यादा हो जाएंगी और ओरिजिन से भी वो गुजरा होगा तभी वो सब स्पेस होगा। नल स्पेस की एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि नल स्पेस की हम फिर बता देते हैं कि ये स्पैन कितने ऊपर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ए गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, नल स्पेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जितने हमारे पास नल स्पेस के बाद फ्री वेरिएबल्स का एक सिस्टम बन जाता है, जितने इसके अंदर पिवट कॉलम्स होते हैं उतनी ही हमारे पास स्पैन आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो पिवट आए हैं, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास दो पिवट नंबर्स आए हैं, तो हमारे पास V1 V2 इसको बोल सकते हैं, U भी बोल सकते हैं, यही इसका स्पैन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सॉरी मैं ये कह रहा था कि जितने हमारे पास पिवट कॉलम्स होंगे उतना स्पेस बनेगा, ऐसा नहीं है, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे ना, ऑपोजिट बात है, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतना इसका स्पैन सेट बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फ्री वेरिएबल है x2 x4 x5 इतने ही इनके वेक्टर्स आएंगे और यही इसका स्पैन सेट बनेगा UVW, ठीक है। अच्छा, स्पैनिंग सेट प्रोड्यूस बाय द मेथड इज ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज फ्री वेरिएबल्स आर द वेट ऑन स्पैनिंग वेक्टर्स, तो ये ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो होंगे तभी हमारे पास सोल्यूशन जीरो जनरेट होगा। अगर हमारे तमाम वेट जीरो के बराबर होंगे तो इसने लीनियरली इंडिपेंडेंट बना दिया। अब नल ए जो है ये नॉन जीरो वेक्टर को कंटेन करता है। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन स्पैनिंग सेट फॉर नल ए इक्वल्स द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे पास स्पैनिंग सेट के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम स्पेस है इसको डिफाइन करते हैं एक्सप्रेसली वी आर लीनियर कॉम्बिनेशंस। ये होती क्या है बेसिकली कि द कॉलम स्पेस ऑफ एम मैट्रिक्स ए रिटन एज कॉलम स्पेस ए इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी कॉलम्स हैं उनका जो सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको बेसिकली हम कॉलम स्पेस कहते हैं। यानी कोई भी एक कॉलम अगर हम उठा लें ए का तो वो कॉलम स्पेस में से होगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम स्पेस एम बाय मैट्रिक्स इज द सब स्पेस ऑफ आर एम, ये एम डायमेंशन की सब स्पेस होती है, अगर यानी जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही इसकी डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस की, ठीक है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, अगर बी उसके अंदर कॉलम स्पेस के अंदर लायक करेगा तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर एक्स नॉट डिनोट करता है सिंगल सोल्यूशन ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो का तो हमारा ये सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जो कि जनरल सोल्यूशन होगा होमोजीनियस का। लेकिन ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए हमें एक्स नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट के अलावा वाला एक वेक्टर होगा जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सिस्टम को जहाँ पे हमारे पास बी जो है उसकी जगह जीरो नहीं है बल्कि कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब एक्टर एंड पे वेक्टर्स बनेंगे तो तीन के साथ तो वेरिएबल्स आ रहे होंगे फ्री वेरिएबल्स, एक जो होगा वो फ्री वेरिएबल के साथ नहीं होगा जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स होंगे, तो ये जो होता है ये एक्स नॉट होता है जिसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा जो तमाम सोल्यूशन होता है ये होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन होता है, ठीक है।
इसके बाद नल स्पेस और जो हमारे पास कॉलम स्पेस होती है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका तमाम सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। जो नल स्पेस होती है वो सब स्पेस होती है एन डायमेंशन की, ठीक है। अगर हमारे पास m बाय n का मैट्रिक्स है तो नल स्पेस जो होगी वो कॉलम वाले साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। कॉलम स्पेस जो होती है वो रो वाले साइज पर डिपेंड करती है, ये हमने ऊपर भी देखा है। नल स्पेस जो होती है इम्प्लिसिटली डिफाइन होती है, कॉलम स्पेस एक्सप्लिसिटली डिफाइन होती है, ठीक है। अच्छा, फाइंड वेक्टर्स करने के लिए नन स्पेस में हमें टाइम लगता है। कॉलम स्पेस का आप क्या है, ए का कोई भी कॉलम उठा लें वो कॉलम स्पेस में बस से बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस रिलेशन नल स्पेस के अंदर और एंट्रीज के अंदर नहीं होता, लेकिन कॉलम स्पेस के अंदर और कॉलम्स ऑफ ए के अंदर ऑब्वियस रिलेशन होता है, क्योंकि कोई भी आप कॉलम उठाओगे वो कॉलम स्पेस का ही होगा। टिपिकल वेक्टर वी जो होता है नल स्पेस के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए वी इज इक्वल टू जीरो जनरेट कर रहा होता है, जबकि हमारे पास वी के जो कॉलम स्पेस होता है वो ए एक्स इज इक्वल टू वी जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक वेक्टर अगर वी है, इसको हमने सिर्फ कंप्यूट करना है ए वी। अगर ए वी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वी हम नल स्पेस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिक वेक्टर वी है जो कि हमारे पास कॉलम स्पेस के अंदर है, तो हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास सोल्यूशन निकल रहा हुआ तभी हम बोलेंगे कि ये जो वी है ये इसके कॉलम स्पेस के अंदर लाया करता है। अगर उससे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा तो हम बोलेंगे ये इसके अंदर लाया नहीं करता। अगर हमारे पास नल स्पेस इज इक्वल टू जीरो है, ये तभी होगी हमारे पास सिर्फ अगर ट्रिवियल सोल्यूशन अवेलेबल होगा। और हमारे पास जो कॉलम स्पेस है आर एम के इक्वल तभी होगी जब हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी का बी जो है वो आर एम के अंदर लाया करेगा। नल स्पेस इज इक्वल टू जीरो तभी होगी जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 1 to 1 होगी, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और हमारे पास ये जो कॉलम स्पेस आर एम में तभी होगी जब हमारा ऑन टू रिलेशनशिप होगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन होगा, जो यहाँ पे मैंने बात की थी। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी वो कॉलम स्पेस में इंक्लूड हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास कर्नल और रेंज की बात आ जाती है। कर्नल वही होता है जो नल स्पेस होती है। कर्नल हमने पढ़ा था, कर्नल ऑफ टी वही चीज़ होती है कि जब हम कर्नल अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम वही वैल्यूज़ ले रहे होते हैं जो जीरो जनरेट कर रही हो, तो नल स्पेस भी वही होती है। और जो हमारे पास रेंज होती है दैट इज़ बेसिकली कॉलम स्पेस, क्योंकि कॉलम स्पेस हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो कॉलम स्पेस जो है वो रेंज के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ें आ रही होती हैं जो हमारे सोल्यूशन जनरेट होते हैं। जैसे कर्नल में अगर आप देखें वही वैल्यूज़ हमने इंक्लूड किए हैं जो जीरो जनरेट कर रही हैं, और रेंज के अंदर तमाम वैल्यूज़ हैं जीरो के अलावा भी जो कि हमारी कहलाती हैं कॉलम स्पेस, जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वी एंड डब्ल्यू जो हैं टू वेक्टर स्पेसिस हैं, तो वी से डब्ल्यू पे अगर हम मैपिंग करें सच दैट टी वी ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो वी जो है इसको हम बोलेंगे ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और वी के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी ना, वी को हम ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और जो इसकी वैल्यूज़ होंगे उनको हम नल कर्नल या नल स्पेस बोलेंगे। उसके अलावा अगर वी एक वेक्टर स्पेस है और मैपिंग हो रही है वी टू वी, यानी वी वापस ही आ रहा है, तो ये जो मैपिंग हो रही है इसको बोलेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। जो आई वी हो रहा है वी पे अप्लाई हो रहा है, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन वी वेक्टर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, जिनको बेसिस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं जो मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ कि लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है और वेक्टर स्पेसिस क्या होती हैं, सब स्पेसिस क्या होती हैं, ठीक है। अब एच हमारे पास सब स्पेस है अगर, और वेक्टर स्पेस की वो तभी होगी जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि बी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तभी वो बेसिस कहलाएगा। बेसिस वो तभी होगा जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा ये कि सब स्पेस जो होगी वो कौन साइड करेगी एच की सब स्पेस के साथ। अगर एच वी के बराबर है, यानी हमने पूरा वी का वी ले लिया, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट सेट है वो भी स्पैन करना चाहिए वी पे। लेकिन एच वी के इक्वल नहीं है, यानी वी से थोड़ा छोटा एच ले लिया, तो हमारा जो स्पैन है वो एच के बराबर होना चाहिए, फिर वो वी से छोटा स्पैन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिस हमारा सबसे छोटा ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर कम से कम हमने वेक्टर्स को इंक्लूड करना होता है जो स्पैन कर रहे होते हैं हमारे स्पैनिंग सेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने कंफर्म करना होता है ना कि ये स्पैन बेसिस है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ना, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं तो हम बेसिक कॉलम वेक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं, यानी 1 0 0 लेंगे, यहाँ पे 0 1 0 लेंगे, यहाँ पे 0 0 1 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनको कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो इक्वेट करने के बाद जो जनरेट होगी ना, यहाँ पे D1 आ जाएगा, यहाँ पे D2 आ जाएगा, यहाँ D3 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख देंगे। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो आता है सिंगुलर, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट जीरो के इक्वल आता है तो हमारा सोल्यूशन जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो बेसिस इस यही होगी इसकी, ठीक है। अब ये तो था कॉलम वेक्टर के लिए। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, पहले में 1 ले लेंगे खाली, दूसरे में खाली t ले लेंगे और तीसरे में खाली t स्क्वेयर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद
इसके बाद अगर है तो टी क्यूब ले लेंगे, अगला है तो टी फोर ले लेंगे। उसके बाद इनको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको जो गिवन होंगे उनको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सी के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, डी को इनके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी उनका फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो एक चीज़ तो चेक होगी कि ये स्पैन में लाया करते हैं, दूसरी चीज़ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इन तमाम वेक्टर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। अब चेक करेंगे कि क्या सी तमाम जीरो के बराबर आ रहे हैं। अगर तमाम सी हमारे जीरो के बराबर आ रहे हुए तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारे पास ये सेट बन रहा है, ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाता है। क्योंकि हाँ, अब हमने क्या किया, जब हमने सी से मल्टीप्लाई करनी है ना, उसके भी डिटर्मिनेंट्स हम चेक कर सकते हैं। जब हमने सी से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जनरेट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो रख के। तो हमारे पास जो सी वन वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे, सी टू वालों को अलग कर लेंगे, सी थ्री वालों को अलग कर लेंगे, उनका एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट नॉट जीरो के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास होता है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, हमने शुरू में तीन इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो तब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हमारे पास तमाम जो कॉलम्स होते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कहने चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम्स है इसके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह अगर हमारे पास ये बेसिस आ गया अगर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर से मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास तमाम कोएफिशिएंट जीरो के बराबर है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या स्पेस में लाया करते हैं, उसके लिए ए बी सी डी सपोज कर लेंगे, या ए वन बी वन ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सपोज कर लेंगे, और देखेंगे क्या हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट है ये भी चार डायमेंशन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब टू डायमेंशन में आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये स्पैन में लाया करता है, तो ये सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिस कहलाएगा। बेसिकली बेसिस कहलाने के लिए दो चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड बेसिस कहलाने के लिए। एक तो ये कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तमाम वेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेक्टर को हम उससे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और दूसरा ये कि उस स्पैन भी उसी वेक्टर स्पेस के अंदर कर रहा हो जिसका वो बेसिस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है टू बाई टू का, उसको सी वन सी टू सी थ्री सी फोर से ले लेंगे, और दूसरी साइड पे डी वन डी टू डी थ्री डी फोर से है ना, जन बेसिक वाली चीज़ हमेशा हम करेंगे, पहला वन लेंगे बाकी तमाम जीरो लेंगे, फिर अगला वन ले लेंगे बाकी तमाम जीरो, तीसरा वन बाकी तमाम जीरो, चौथा वन बाकी तमाम जीरो। अब इनको कंपेयर करके इक्वेशन में आएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास तो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकन्सिस्टेंट होगा, यानी स्पैन नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है फिर हम चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए फिर यही करेंगे, सारों को सी से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। उसके बाद तमाम सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या सी की वैल्यूज़ ना भी कैलकुलेट करें, अब सी वन सी टू सी थ्री सी फोर को अलग कर लेंगे, उनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। जब इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम ये कह देंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पैनिंग सेट थ्योरम क्या आता है कि one of the vectors in S, say Vk is linear combination of remaining vectors S, then the set form S by removing K still spans H। यानी अगर कोई डिपेंडेंट वेक्टर है जो बाकी के कम्बिनेशन से बन रहा है उसको हम रिमूव कर भी देंगे ना फिर भी हमारा H स्पैन करेगा। और अगर H नॉट इक्वल टू जीरो है तो सब सेट ऑफ एस इज अ बेसिस फॉर एच, तो एस का ही कुछ सबसेट होगा जो एच की बेसिस बना रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बेसिस कैलकुलेट करना होता है, सबसेट कैलकुलेट करना होता है एस का जो बेसिस बनाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन जो होती है उसके वेक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। फिर हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करते हैं एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, और इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। तो जो वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग द कॉलम्स कंटेनिंग द लीडिंग एंट्री वन फॉर्म द बेसिस, जिनके अंदर भी पिवट नंबर्स होंगे, पिवट वैल्यूज होंगी, वही हमारा स्पैन बना रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास v1 v2 v6 से लेकर हमारे पास एक स्पैन था, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट किया और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके गए तो हमारे पास वन जो है वो सिर्फ 1 3 और 4 कॉलम में रह गए, तो हमारे पास v1 v3 v4 ही इसके स्पैन के अंदर बेसिस बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, डेट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। इसके बाद अगर हम कोई वैल्यू डालेंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, फर्दर हम इसको लार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास ये सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन ये स्पैन आर थ्री को नहीं करता, ये आर थ्री को स्पैन भी करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये बेसिस बन सकता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ अगर हम डाल देंगे ये डिपेंडेंट होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें हम बेसिस में नहीं रखते, बेसिस को हम अपनी हमेशा बेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होती है अबाउट मिड टर्म लेक्चर्स। तो अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।